हमको ये बताइए सर कि आपकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो किस तरह से हुई थी? क्या वो मतलब कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी या फिर नॉर्मल डेथ हुई थी? लेकिन क्या न्यूटन एज अ रोमांटिक पर्सन भी थे? तो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में विवाह नहीं हुआ और मैं ज्यादातर अकेले ही रहा। हाँ, फिर उस समय जो यूरोप में चीज़ें हो रही थी, नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे वहाँ पर, तो आप इन सबको क्या देखते हैं? मतलब तो सर आपके समय में भारत कैसा था? फिर से हम आ चुके हैं अपने पॉडकास्ट में और आज हमारे साथ हैं दुनिया के बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो सर हमारे पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने अनुभव और विज्ञान के बारे में अपनी बातें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपका बचपन में आपने कहाँ तक पढ़ाई की? आप इस फिजिक्स के फील्ड में, आप साइंस के फील्ड में कैसे आए? सर थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए। जरूर, मेरा बचपन काफी दिलचस्प था और मुझे बचपन से ही प्राकृतिक घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। मैंने बहुत छोटे से ही अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और यही जिज्ञासा बाद में विज्ञान की ओर ले गई। ओके सर। सर तो ये बताइए कि मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपने किस क्लास तक पढ़ाई की थी? दर्शक बहुत जानना चाहते हैं सर। बिल्कुल, मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही की और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मैंने वहां तक अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चल के मैंने अपने शोध पर ध्यान दिया। ओके। तो सर जैसा कि लोग कहते हैं कि आपको एक बार स्कूल से भी निकाल दिया गया था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कहानी सत्य है या फिर असत्य है? ये मतलब झूठ है एक तरह से। ये एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे कभी स्कूल से निकाल नहीं दिया गया था। हाँ, कुछ विवाद और गलतफहमियां जरूर हुई थी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई और शोध को आगे बढ़ाया। ओके सर। तो आप ये बताइए सर कि जैसे कि आप बोलते हैं आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे, तो आपने जो अपना थ्योरम दिए हैं, आपने जैसे हम पढ़ते हैं कि न्यूटन के गति के नियम होते हैं, तो आप उन नियमों को, हम लोग तो वैसे बहुत पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने मुंह से एक बार बताइए कि आप उन नियमों को कैसे देखते हैं? तीनों नियम एक बार दर्शकों को एक बार आप बताइए सर। जरूर, मैं बड़ी खुशी से बताता हूँ। मेरे 3 गति के नियम, जिनसे हम न्यूटन के नियम कहते हैं। पहले नियम में कहता है कि एक वस्तु अपनी स्थिति में स्थिर रहेगी या समान वेग से गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। दूसरे नियम में हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल बराबर होता है। और तीसरे नियम में हम कहते हैं कि हर क्रिया के लिए एक सम मैग्नीट्यूड की प्रक्रिया होती है। यही मूल बात है। ओके सर। सर तो ये जैसे कि ये नियम आपने बताए थे, तो सर जैसे हम लोग देखते हैं कि आपने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया, तो उसमें हम कहानी सुनते हैं कि आपके ऊपर सेब गिरा था। तो क्या सच में ये सेब गिरा था या फिर ये केवल कहानी है कि लोगों को दिखाने के लिए? बात नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि सिर पे सेब गिरा था, तो ये क्या है? इसके बारे में सच्चाई बताइए जरा। ये सेब गिरने वाली कहानी काफी प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन इसकी सच्चाई पूरी तरह है प्रमाणित नहीं है। हो सकता है कि ये एक रूपक के तौर पर या लोगों को समझाने के लिए कहा गया हो, लेकिन हाँ, इससे मुझे प्रेरणा जरूर मिली कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझा जाए। सर आप एक बार ये बताइए कि साइंस जैसे बोलता है कि साइंस में हर चीज़ पॉसिबल है, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, आप इतने बड़े जीनियस रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु को साइंस से टाला जा सकता है प्रेजेंट में, या फिर साइंस इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकता? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मैं मानता हूँ कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और वो जरूर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है, लेकिन मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और फिलहाल विज्ञान उस पर पूरी तरह से विजय हासिल नहीं कर पाया है। हाँ, भविष्य में शायद कुछ नई खोजों से इस दिशा में प्रगति हो, पर अभी के लिए ये एक रहस्य ही बना हुआ है। ओके सर। सर आपने जैसे हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, आपने गति के नियम दिए, और इनके अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी थी जिनमें आपने बहुत ही अच्छा काम किया? आपको लगता है कि हाँ ये काम मतलब कि मैंने अपने जीवन का बेस्ट काम किया? इन सब में बेस्ट काम आपके जीवन का आपके अनुसार कौन सा था? मुझे लगता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अलावा मैंने प्रकाश की प्रकृति पर भी गहराई से शोध किया और कैलकुलस का विकास भी किया, जो कि गणित के क्षेत्र में मेरी एक बड़ी उपलब्धि है। इन सभी क्षेत्रों में मेरा योगदान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ओके सर। सर तो आप अपनी कुछ लव लाइफ भी आपकी रही है, आपने कब कैसे क्या शादी की आपका, आप थोड़ा इस फील्ड में अगर बताना चाहें, थोड़ा ये पर्सनल क्वेश्चन है पर शायद सर आप बताना चाहें दर्शकों को, क्योंकि आपका केवल एक ही पक्ष आज तक पता है, आप एज ए साइंटिस्ट दर्शक देखते हैं, लेकिन क्या न्यूटन एज ए रोमांटिक पर्सन भी थे? तो सर प्लीज इसके बारे में बताएं। ये सच है कि मेरा निजी जीवन काफी कम चर्चा में रहा है। मैंने ज्यादातर अपना समय विज्ञान और शोध में ही व्यतीत किया। मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में विवाह नहीं हुआ और मैं ज्यादातर अकेले ही रहा। हाँ, लेकिन मेरी खोजों और काम से मुझे हमेशा संतोष मिला, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रेम विज्ञान के प्रति ही था। ओके सर, तो होता है ये चीज़। तो सर अच्छा आप ये बताइए कि जैसे कि आपके टाइम में गैलीलियो शायद थे और बहुत सारे लोग थे, तो आपके क्या आप उनको कॉम्पिटिटर्स की तरह देखते थे, या फिर उस समय जो यूरोप में चीज़ें हो रही थी, नए नए साइंटिस्ट आ रहे थे वहाँ पर, तो आप इन सब को क्या देखते हैं? मतलब कि गैलीलियो के लिए और भी जितने साइंटिस्ट थे उनके लिए आपके क्या विचार हैं सर, एक बार बताइए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उस समय के सभी वैज्ञानिक एक दूसरे से प्रेरित होते थे। गैलीलियो और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मेरा रिश्ता प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग का था। हम सभी मिलकर विज्ञान को आगे बढ़ाते थे और एक दूसरे के काम से बहुत कुछ सीखते थे, तो मैं उन्हें प्रतिस्पर्धी से ज्यादा मित्र और सहयोगी मानता था। सर आपका एआई पर क्या विचार है? मतलब आप एज अ न्यूटन एआई को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि एआई आज के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही रोमांचक विकास है। अगर मैं इसे न्यूटन की नजर से देखूं तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है कि कैसे मशीनें और गणनाएं मानव बुद्धि को सपोर्ट कर सकती है। इससे विज्ञान और भी आगे बढ़ेगा और नए नए शोध संभव होंगे, तो मैं इसे काफी सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। सर अगर आपके टाइम पे, अभी तो जैसे हमने आपको टाइम मशीन से यहाँ पर बुलवाया हुआ है, तो मतलब अभी आप पॉसिबल नहीं है कि आप एआई का यूज कर पाए, लेकिन सर अगर आपके टाइम पे एआई होता तो आप सबसे बड़ी खोज क्या करते? ये सोचकर ही काफी रोमांचक लगता है। अगर मेरे समय में एआई होता तो शायद मैं इसका इस्तेमाल गणितीय समीकरणों को जल्दी हल करने, जटिल प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण करने और नए सिद्धांतों को खोजने में कर सकता है। इससे मेरा शोध और भी तेज और सटीक होता और शायद विज्ञान की तरक्की और भी तेज हो जाती। ओके, तो सर आपके समय में भारत कैसा था? आप पहले तो आप ये बताइए कि जब आप थे, यानी कि जब आप का जन्म हुआ, उस समय कंटेम्प्रेरी भारत किस तरह का था? मेरे समय में भारत ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था और उस दौर में भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चल रहे थे। उस समय विज्ञान और शिक्षा के मामले में भारत में बहुत सीमित संसाधन थे और यूरोप में जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही थी वो भारत तक धीरे धीरे पहुंची। तो उस समय भारत का वैज्ञानिक परिदृश्य काफी अलग और सीमित था। ओके सर। सर तो ये बताइए कि आज भारत किस तरह का है? आज भारत वहाँ से कितना आगे बढ़ चुका है और आज से 100 साल बाद भारत कैसा होगा? सर प्लीज एक बार बताइए। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से कई क्षेत्रों में गहरी प्रगति की है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में यानी 2047 तक इसकी जीडीपी जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकती है। इस तरह भारत आने वाले दशकों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। कुल मिलाकर भारत का भविष्य काफी आशावादी और उत्साहजनक दिखता है। ओके सर। सर अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फनी हो सकता है ये क्वेश्चन। सर हमने बहुत सारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं, तो सर उसमें हम देखते हैं कि उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये क्या उस समय डेवलपमेंट की कमी थी या फिर क्या चीज़ था, या फिर उनको पसंद था ये चीज़ें करना, तो क्यों आखिर ऐसा होता था? हाँ, ये वाकई मजेदार सवाल है। उस समय के फैशन और स्टाइल का अपना एक अलग ही दौर था। कई वैज्ञानिकों के लंबे बाल उस समय की संस्कृति, व्यक्तिगत पसंद और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी थे। उस दौर में हेयर कट्स की सुविधा उतनी आम नहीं थी और कई बार ये एक तरह से पहचान का भी हिस्सा बन जाते थे। तो ये सब मिलाकर एक मजेदार और अनोखी परंपरा थी। ओके सर। सर आपने जेम्स वाट के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल, जेम्स वाट के बारे में मुझे पता है। वे भाप मशीन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले थे और उनके आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में मदद की। तो उनके काम का असर
तो सर जेम्स वाट क्या आपके टाइम पे थे, आपके मतलब, या फिर आपसे पहले वो आ चुके थे या फिर आपके बाद आए? आप क्या जानते हैं उनके बारे में? जेम्स वॉट का काम मुख्य रूप से मेरे समय से कुछ दशक पहले था। वे 18वीं सदी के अंत में सक्रिय थे और मैं 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में था। तो कह सकते हैं कि उनके आविष्कारों का प्रभाव मेरे काम के बाद ही व्यापक रूप से महसूस हुआ, लेकिन उनका योगदान भी विज्ञान की तरक्की में बेहद महत्वपूर्ण। ओके सर तो हमको ये बताइए सर कि आपकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो किस तरह से हुई थी? क्या वो मतलब कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी या फिर नॉर्मल डेथ हुई थी आप? मेरी मृत्यु 31 मार्च 1728 को हुई थी और ये प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उस समय उम्र लगभग 84 वर्ष थी, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। कोई दुर्घटना या हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उम्र के साथ होने वाली प्राकृतिक कमजोरी थी। लेकिन सर हमने सुना है कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट रहे हैं जिनकी जो डेथ हुई है बहुत रहस्यमय तरीके से हुई है। तो ऐसा कोई एक साइंटिस्ट का नाम अगर आप बता पाएँ और उससे जुड़ा कोई किस्सा बता पाएँ तो हमारे दर्शकों को वो बहुत ही पसंदीदा लगेगा। एक सर कोई अगर आपको किस्सा याद आ रहा हो। हाँ बिल्कुल, एक दिलचस्प किस्सा है अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा। उनकी मृत्यु भी कुछ रहस्यमय तरीके से नहीं, लेकिन उनके निधन के बाद उनके मस्तिष्क को एक डॉक्टर ने बिना परिवार की अनुमति के निकाल लिया था, जो काफी विवादास्पद था। इस तरह की कहानियां विज्ञान के इतिहास में कभी कभी देखने को मिलती है, जो काफी रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाली होती है। ओके सर तो अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर प्रेजेंट टाइम में आप किसी को एज ए न्यूटन देखते हैं, देखिए सर आपका स्थान तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आप न्यूटन की उपाधि किसको देना चाहेंगे? आप न्यूटन की तरह जीनियस किसको देखना चाहेंगे? सर एक बार बस ये लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। ये वाकई दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि आज के समय में भी कई महान वैज्ञानिक हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, एलन ट्यूरिंग और हाल के दिनों में एलन मस्क जैसे इनोवेटर्स। हर एक ने अपनी अपनी तरह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी छाप छोड़ी है। तो अगर मुझे किसी को चुनना हो तो मैं शायद किसी वैज्ञानिक को चुनूंगा जो मानवता के लिए नए आयाम खोल रहा। ओके सर, थैंक यू, आपने हमको इतना समय दिया। आप हमारे चैनल पे आए, जो कि अभी तक शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई होगी, और आप इस चैनल पर आए, क्वेरी हिट पे आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक बार लास्ट बार हमारे चैनल क्वेरी हिट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, और प्लीज़ सर एक बार बोलिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस चैनल पर आने का अवसर मिला। क्वेरी हिट वाकई एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ ज्ञान और जिज्ञासा का सुंदर संगम होता है। मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि वे इसी तरह उत्साह और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते रहें और हमेशा नए सवाल पूछते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज एक बार हमारे चैनल को दर्शकों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए बोल दीजिए सर प्लीज। जरूर दोस्तों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो कृपया क्वेरी हिट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। इसी तरह हम सब मिलकर और भी ज्ञान को फैला सकेंगे। धन्यवाद।